नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। सर ये बताइए कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला था उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची। वो जो 3 जजों की एक कमेटी का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी कोई छानबीन कहाँ तक पहुंची, क्या कुछ मिला उनको, कोई जानकारी आप लोगों के पास है? मैडम, हम लोग को भी उसी तरह से कोई जानकारी नहीं है जैसे आपको या किसी और पब्लिक डोमेन के व्यक्ति को है। एकदम सन्नाटा उसी तरह से है जैसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये किया गया था, वही आज तक चला आ रहा है। और कोई भी नया कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। मुझे तो शंका है कि हो सकता है ये आगे चल करके इसमें क्लीन चिट भी उनको मिल जाए, बता दिया जाए वो पैसा इनका है ही नहीं, वो किसी भूत ने ला करके वहां पर रख दिया था और वो ले जाना भूल गया था। बस नहीं, मुझे लग रहा है कि यही आएगा फाइनली। सर शुरुआत से हम और आप बात कर रहे हैं इस मामले में, जब वो पूरा का पूरा कांड सामने आया था तब भी यही लग रहा था कि 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई गई है। उन्होंने आकर जस्टिस वर्मा के घर के दिल्ली में जो घर है वहां पर मुआयना भी किया था, लेकिन बात तो आगे बढ़ी नहीं। तो मतलब आप खुद सोचिए, ये जज जज से जुड़ा हुआ मामला है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए थी और टाइम बाउंड जांच पड़ताल करवाई जानी चाहिए थी इन 3 जजों से। आप थोड़ा सा देखिए कितना ये आश्चर्यजनक और हास्यास्पद लगता है। एक ठीक है, ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनकी कमेटी बनाई गई, लेकिन क्या उनको इन्वेस्टिगेशन का या और अदर चीजों का एक्सपर्टाइज है? क्या वो इतनी एक्सपर्टाइज रखते हैं कि वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर ले जाएंगे? यहाँ किसी के यहाँ 2-4-5 करोड़ मिल जाता है तो सीबीआई, ईडी सब इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ इतने बड़े कैश की अभी हम लोग को मालूम नहीं है कितना, लेकिन जो खबरें उड़ते उड़ते पता चली, बहुत बड़ी बड़ी रकम पता चली। इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व है और उसके बावजूद भी सब ऐसे, इवन सरकार भी इतना शांत सब बैठे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो उसमें एक 3 जजों की कमेटी बना दी, उसने आज तक क्या किया है इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है। अभी अगर ये किसी आम आदमी के साथ होता, हर स्टेप पे न्यूज लीक की जाती, मीडिया को, पब्लिक को बताया जाता है कि क्या हो रहा है, उसने क्या बयान दिया, फलाना क्या हुआ। यहाँ कुछ भी किसी को भी पता नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बना हुआ है, समझ लीजिए। सर क्यों ऐसा हो रहा है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय माय लॉर्ड्स जो हैं वो बड़ी बड़ी टीका टिप्पणियां कर देते हैं, किसी एक मामले पर उठाकर जनरलाइज सी एक स्टेटमेंट देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खराब हो चुका है, लचर हो चुका है। लेकिन वो क्या अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि न्यायपालिका में क्या हो रहा है? इस एक मामले ने कितने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस एक मामले को भी वो सुलझाना नहीं चाहते, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना नहीं चाहते कि हुआ क्या था। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। और आपने शायद वो कहावत भी सुनी होगी कि चिराग तले ही अंधेरा होता है। यहाँ ये देख करके ये पूरा का पूरा प्रकरण 14 मार्च से लेकर के आज तक जितना भी देखा जा रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक बात लग रही है कि लीपापोती का प्रयास हो रहा है। कुछ इसमें कंक्रीट निकल के आने की कोई संभावना अब तो हम लोग को बची भी नहीं है। हम लोगों ने बाइकआउट करने की बात करी थी जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण की, तो हम लोग को खबर तक नहीं दी गई कि हम उनका किस दिन ओथ हो रही है, और उनको बहुत साइलेंटली ओथ करवा दी गई। ऑन द कंट्रेरी, उन्हीं के साथ 2 ऑनरेबल जजेस और आए, लेकिन उनको मंडे को, इनको जस्टिस वर्मा को सैटरडे को, और बाकी 2 जजेस जो थे उनको मंडे को ओपन कोर्ट में उनकी वो कराई गई, ओथ कराई गई। इनका ना कराकर मतलब ओपन कोर्ट में ना कराना, बहुत ही साइलेंटली सब करा लेना, एडवोकेट कम्युनिटी को इन्फॉर्म भी ना करना, इनवाइट करना तो बहुत दूर की बात हो गई, इन्फॉर्म भी नहीं करना कि हम उनको ओथ दिलाने जा रहे हैं। ये सब बातें बड़ा अंदर से कहीं ना कहीं एक दिल को कचोटती है कि हम भी उस पूरे उस सिस्टम का पार्ट है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, जिसमें हम अभी तक ये सोचा करते थे कि हम लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं।
अब बताइए आप कि हम न्याय दिलाने के लिए हम किस मुँह से हम अपने आप को कहेंगे कि हम न्याय दिलाना चाहते हैं, जबकि हमें खुद ही अंदर से हमें ये लग रहा है कि हम अपने ही मामलों में हमारे जो मतलब कह लीजिए गार्जियंस की तरह से होते हैं, हम लोग ऑनरेबल जजेस को अपने गार्जियन मानते हैं, हमारे गार्जियंस पे ही एक उंगली उठी और उसमें भी कोई बहुत ढंग से कोई कंक्रीट कोई वो चीज निकल कर नहीं आई, कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं क्या एक आम लिटिगेंट का इस पर भरोसा नहीं टूटने की बात आएगी? उसको ये आज तक आपने देखा होगा हमेशा एक बॉलीवुड मूवी भी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें एक जज साहब कहते हैं कि सब कुछ के बावजूद भी आदमी कहता है कि आई विल सू यू इन कोर्ट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अदालत का विश्वास जमा हुआ है लोगों के दिलों में। इस बात से कितना उस विश्वास पे ठेस पहुंचेगी, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। अगर समझते होते तो इसको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका पूरा सब सच सामने आता, जो कल्प्रिट होता। मैं किसी को अपने आप को वो नहीं बताऊंगा, कोर्ट नहीं बताऊंगा कि कौन कल्प्रिट है, कौन, मैं उस श्रेणी में नहीं आता हूं अपने आप को, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी कल्प्रिट होता वो सामने लाया जाता, उसके खिलाफ प्रॉपरली केस चलता और सजा होती है उसको। इसमें क्या गलत हमारी डिमांड है? हमारी डिमांड हमेशा से यही रही कि आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, एक न्यूट्रल एजेंसी से आप इसकी पूरी जांच करा लीजिए, जांच हो जाए, जो सच है वो सामने आ जाए, तब तक कोई नया काम मत करिए। लेकिन नहीं, वो जज साहब को यहाँ इलाहाबाद भेज दिया गया, उसके बाद से 28 तारीख को भेजा गया है, आज 10 तारीख हो गई है, लगभग 12-13 दिन हो गए हैं और पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रही है जांच। कोई एक बयान नहीं पता चला कि आज तक कोई हम लोग को सुनाई पड़ा हो कि क्या होने जा रहा है। और हौसला कहीं ना सर कहीं इससे। जी। सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनको बड़े गुपचुप तरीके से शपथ दिलाई गई, ये तो जी, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। अगर वो बिल्कुल पाक साफ थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लगता था कि उनके साथ ज्यादती हुई है, कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपने पहले उनको दिल्ली से ट्रांसफर क्यों किया? अगर कर दिया ट्रांसफर तो फिर उनको इस तरह से गुपचुप तरीके से शपथ क्यों दिलाई गई? यहीं से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं कटघरे में है, हर किसी को शक है और चीफ जस्टिस या कोलेजियम को भी शक है। बिल्कुल। और यही तो हम लोग का हमेशा से हमारी जो लड़ाई थी वो यही थी कि अगर आप उनको सुटेबल नहीं मानते हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए सुटेबल नहीं मानते हैं, तो उनको वहां से हटाकर उनके पेरेंट हाईकोर्ट भेज करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इज अ डस्टबिन? हमारा बस यही पूछना था कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगे, आप उसको फट से इलाहाबाद भेज दीजिए, चलो वहां पर खप जाएंगे वो। क्यों भाई? हमारा यही तो कहना था ना। और आप उसके बाद भी कोई चीज कहीं आप हम लोग को उजागर ही नहीं होने देना चाह रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहां आगे जा रहा है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ी, जांच टीम को क्या पता चला। अब बाद में आप एक लाइन का लिख देंगे कि नहीं नहीं ही हैज फाउंड नॉट गिल्टी, बस। इससे क्या हम लोग का सबका, हमारा आपका, एक लिटिगेंट का, जुडिशियल फ्रेटर्निटी का, लीगल फ्रेटर्निटी का, सबका क्या उन पर इस बात को एक लाइन पे भरोसा हो जाएगा कि हमको कुछ पता नहीं किस प्रोसेस से क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, और फाइनली हमें एक रिजल्ट बता दिया गया कि नहीं नहीं वो एकदम क्लीन चिट उनको है, उनको उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। क्या विश्वास हम कर पाएंगे? और हम क्या अपने लिटिगेंट को, हम यहाँ जब आएगा वो हमारे पास, तो हम क्या विश्वास दिला पाएंगे कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे? वो सर कितना शपथ मुस्कुरा के ग्रहण ये हमसे करने के पूछेगा। सर जी। शपथ ग्रहण करने के बाद वो काम कर रहे हैं क्या? उनको कुछ केसेस दिए जा रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, उनका जुडिशियल पावर तो उनकी ले ली गई थी सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से, दिल्ली में ही जब थे वो। लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसी कौन सी उनके ऊपर वो थी, जरूरत थी कि उनको दिल्ली से इलाहाबाद भेज करके और ये सब किया गया। इस बात का मुझे आज तक समझ में, लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे।
सर, आप लोगों ने बायकॉट किया था, आप लोग बिल्कुल खिलाफ थे कि उनको क्यों भेजा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप हड़ताल पर भी थे, लेकिन फिर आपने अपनी हड़ताल वापस ले ली और फिर गुपचुप तरीके से उनका जो कॉलेजियम ने ऑर्डर दिया था वो भी लागू हो गया, वो इलाहाबाद भी आ गए, गुपचुप तरीके से उनका शपथ ग्रहण भी हो गया। तो आप लोगों के काम पर लौटने से ऐसा लगता है कि उन्हें मतलब जो जांच पड़ताल है वो भी ठंडे बस्ते में चली गई? नहीं, हम लोग देखिए हमारी लड़ाई तो अभी चल रही है और अभी 26 तारीख को हमने ऑल ओवर इंडिया का एक सेमिनार हमने यहाँ पर रखा है इलाहाबाद में, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के हाई कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट्स, बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी आ रहे हैं, प्लस जितनी स्टेट बार काउंसिल्स हैं उन सब के जो मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनको हमने बुलाया है। इसके अलावा बहुत सारे जो रिटायर्ड जजेस हैं जो हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, उन्होंने भी हामी भरी है। वो एक हमारी एक अच्छी खासी ऑल ओवर इंडिया की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 26 अप्रैल को, और हम अपनी लड़ाई अभी रोके नहीं और हम जारी रखेंगे। लेकिन हमने हड़ताल इसलिए बंद की क्योंकि हमें लगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ये लोग मिल करके कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं, हम लोग की बातों को सुनने का प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं हम ये करके रहेंगे। तो अगर कोई एक व्यक्ति अड़ जाता है तो फिर दूसरे को ही कोई रास्ता देखना पड़ता है। ये हमेशा से सिद्धांत रहा है। लड़ाई दोनों पक्षों में, अगर दोनों पक्षों में तलवारें खींची रही तो फिर आगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, हमारा जो लीगल प्रोफेशन है उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो किसी एक आम लिटिगेंट पर पड़ता है। हमारे यहाँ आप ये समझिए कि लगभग 4 से 5 हजार केसेस पर डे दाखिल होते हैं। जो फ्रेश केसेस हमारे यहाँ पर लगते हैं कोर्टों में, 4 से 5 हजार लिस्टेड मैटर्स जो कि पुराने होते हैं वो लगते हैं। 8-10 हजार केसेस पर डे लगते हैं। उसमें से पूरे नहीं हो पाते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन जितने भी हो पाते हैं वो कम से कम निपटते तो हैं। कुछ तो आगे चलती है, आगे गाड़ी बढ़ती है। किसी लिटिगेंट के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, वो आता है हाईकोर्ट भाग करके, तो उसको यहाँ न्याय मिल जाए। हमारी तो यही होती है। तो हमें लगा कि अगर हम इसी तरह से अड़ियल रुख हम अपना बनाए रखेंगे तो उसका हमें फायदा क्या मिलेगा, और हमें क्या, हमारे जिस मुवक्किल के अधिकार के लिए हम लड़ते हैं उस मुवक्किल को बेचारे को क्या नसीब होने जा रहा है। उसको तो, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये पुरानी कहावत है। उसमें हम भी अगर सहयोग कर दें, हमने लगभग हमने मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, हम लोगों ने इतने 4 दिन की हमने हड़ताल की थी, और इन 4 दिनों में हमें हम सोच रहे थे कि हमारी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन अंत में अड़ियल रुख अपना करके और उनको कहा गया कि नहीं ये तो वही काम करेंगे, आप चाहे जो कर लो। तो फिर हमें ही हम अपना सर झुकाना पड़ा कि ठीक है आप भेजो, क्या करें हम, लेकिन हम उनको अपने जज के रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। ये हमारा सर, क्लियर स्टैंड है। लेकिन सर, जज के तौर पर जो पर्क्स तनख्वाह मिलते हैं वो सब तो उनको मिल ही रहा है। ठीक है, वो केस नहीं सुन रहे हैं तो वो छुट्टी पे आराम फरमा रहे हैं। उनकी सेहत को क्या फर्क पड़ेगा सर इस सब से? वो तो जहां आना था आ गए हैं, आराम से रह रहे हैं, घर भी मिल गया होगा, सब कुछ तो मिल गया होगा सर। केस ही नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आप लोगों की हड़ताल से जो एक प्रेशर बना था सुप्रीम कोर्ट पर या कोलेजियम पर, वो प्रेशर तो खत्म हो गया है। इसीलिए शायद वो 3 जज क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है सर। प्रेशर देखिए, प्रेशर जो बना था, प्रेशर हमने बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने तो कुल मिलाकर के यही साबित किया ना कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं है। फाइनली तो उन्होंने भेज ही दिया था। फाइनल ऑर्डर तो सरकार का 28 तारीख की रात को आ ही गया, ही इज ट्रांसफर्ड, उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई। अब जब मुहर लग गई और वो उनका ट्रांसफर फॉर्मली हो ही गया, तो फिर हम लोग कोई और हमारे पास क्या चारा बचता। हमने कहा कि अब ठीक है, फिर अब आगे हम अपना काम करते हैं। हम अपने जो लड़ाई का तरीका है हमने उसको तरीकों को बदला। लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी पर हमने एक सेमिनार यहाँ पर रखा है, और अब हम पूरे देश के जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ बैठ करके कि हम आगे ऐसी क्या रणनीति बनाए जिसका हमारा जो और जोरदार इम्पैक्ट के साथ सरकार पर दबाव डाले। सर, आपको क्या लगता है क्यों उनको बचाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ और नामों का खुलासा हो सकता था इस पूरे मामले की आड़ में, या फिर ईडी या सीबीआई से या दिल्ली पुलिस से छानबीन करवाए जाने में दिक्कत क्या थी? देखिए, ये पूरी बातें हमें आज तक नहीं समझ में आई कि क्या ये इसमें एक्चुअल में
क्या है, इनसाइड स्टोरी इसकी क्या है। और जहां तक आप जो कह रही हैं, अब इस समय पूरे हाई कोर्ट के जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें सब एडवोकेट्स में लगभग 2-3 तरह की कहानियां इस समय प्रचलन में है। कोई किसी का पैसा बता रहा है कि वो था, कोई किसी का पैसा बता रहा है कि वो था। अब यही चल रहा है बस। अब हम इसमें क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। 3 तरह की स्टोरीज हैं, कोई किसी का बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है। कौन सी स्टोरी सही है, कौन सी स्टोरी गलत है, ये बता पाने का मेरा कोई ना मेरा अधिकार है, ना मैं इसमें इतनी एम्पावर्ड हूं। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि क्या एक्चुअली पोजीशन है। लेकिन जो भी है व्हाटएवर, वो यही है कि कुल मिलाकर के ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि बात थी क्या। यही चीज मैं हम लोग की डिमांड है कि इसको खोला जाता। छोटे से पैसे कहीं पे बरामद होते हैं, आप सीबीआई ईडी सब लगा देते हो उठा हम्म। करके। और यहाँ इतना बड़ा रकम, जितना कि हम लोग को खबर मिली है, बहुत बड़ी रकम। समझ लीजिए कि जो खबरें यहाँ पर इस समय चल रही हैं, वो चल रही है कि 788 करोड़ रुपया मिला है। जला हुआ का ही शायद 15 करोड़ रुपया जले हुए कई जो नोट नंबर थे उनसे पता चला है। पता नहीं कितना सही कितना गलत है। मैं किसी ना मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, ना मैं इसको डिनाई कर रहा हूं। मैं बस इतना ही चाह रहा हूं कि इस सारी बातों का एक न्यूट्रल तरीके से इसका खुलासा होता, दूध का दूध पानी का पानी सामने आता, हम लोग को भी सेटिस्फेक्शन होता कि हाँ, सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ सही तरीके से हुआ है, सब एकदम, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम उनके आगे सर झुका करके उनको अपना स्वीकार कर लेते। लेकिन हमें ये मौका ही नहीं दिया जा रहा है। हमको बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो कि एक्सपर्टाइज भी नहीं रखते हैं, वो लोग इस बात की छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करके वो क्या पाएंगे भगवान जाने। वहां पर अब तक फोरेंसिक वगैरह पहुंच जाना चाहिए था, फोरेंसिक टीम वगैरह, कोई नहीं पहुंचा है। ये लोग क्या जांच करेंगे और क्या बताएंगे, गॉड नोस। हमें तो इस पे अभी तक हमें बिल्कुल भी जरा सा भी हमें ये नहीं आ पा रहा है कॉन्फिडेंस कि सब सही ही होगा। ये तो मैं अपनी एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपको। सर, और ताज्जुब की बात यह है कि पहले दिन तो बड़ा शोर मचा कि 3 जजों की कमेटी जो बनी है उनके घर जा रही है, यहाँ ढूंढ रही है, वहां ढूंढ रही है। उसके आगे की खबरों पर फुल स्टॉप लग गया। अरे कमेटी है, किससे पूछताछ कर रही है? हर दिन खबर आनी चाहिए थी ना पब्लिक डोमेन में कि आज उन्होंने जज साहब से पूछताछ की, आज उनके परिवार के लोगों से, आज स्टाफ से गेट का रजिस्टर लिया कि कौन कौन आया था, वगैरह वगैरह। ये काम तो पुलिस करती, कोई भी जांच एजेंसी करती। लेकिन जजों की जो टीम बनाई गई उसने क्या किया, तो किसी को पता ही नहीं है। तो फिर भरोसा कैसे कायम होगा सर? और आगे क्या होगा? आगे कभी पता चलेगा कि जस्टिस वर्मा के घर पर ये पैसा कहां से आया था? यही तो अभी देखिए, आज ही मैं न्यूज चैनल्स में देख रहा था, तसव्वुर राणा का मतलब प्लेन लैंड कर रहा है, इस तक की खबर बताई जा रही है। अभी बिल्कुल आप देखते जाइएगा कि उसको जब 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 उसके साथ इंटरोगेशन होगा, वो सारी खबरें मीडिया पर रहेंगी। बिल्कुल रहेंगी। इंटरोगेशन हुआ, क्या उससे पूछा गया सवाल और उसने क्या जवाब दिया, एक हाँ। एक बात मीडिया में रहेगी। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी भी ऐसे मामलों में जब कोई एक न्यूट्रल एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो स्टेप्स की जानकारी मीडिया में इसलिए देती है जिससे कि लोगों का विश्वास उस एजेंसी के ऊपर जमे। यहां तो बना सब एकदम, मतलब आप ये समझिए कि एकदम बिहाइंड द कर्टन क्या किया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उन 3 जजेस की कमेटी ने क्या स्टेप्स लिए, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, क्या उन्होंने पाया, कहां तक उनका कंक्लूजन, अभी तक उन्होंने कितना ड्रॉ किया। कुछ भी एक खबर नहीं। बस उस कमेटी का कंस्टिट्यूट होने की खबर हमारे पास थी, उसके बाद से आज तक की कोई खबर नहीं है हमारे पास, कोई सर जानकारी पहले नहीं। दिन तो सर पहले दिन तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि इम्पीचमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसे कैसे हो गया? उसके बाद तो वो भी खामोश हो गए। अब देखिए, मैं कुछ कहूं तो ये तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं कहने के लिए, लेकिन मैनिपुलेशंस तो बहुत सारे होते ही हैं और हर स्तर पे होते ही है। हम लोगों ने हमेशा देखा है। मैंने भी अपने 55 साल के अपने जीवन में मैनिपुलेशंस होते हुए देखे हैं। क्या हुआ होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है, कहाँ हुआ है क्या हुआ है, ये अब सब अपना अंदाजा लगाने की बात है। फैक्ट ये है कि अभी किसी को जानकारी नहीं कि कहाँ क्या हुआ है।
सर, मीडिया में तो कितना कौन चर्चा ही मैंने नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से मैं और आप ही हैं जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना बाकी सब जगह तो ऐसा लग रहा है कि खामोशी, कोई इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रहा है। एक शब्द नहीं कोई बोलना चाह रहा है इस पर। सरकार का देखिए मौन देखिए कितना, जबकि कितना दम ये सरकार ने 2014 में जब ये आई थी कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये नारा था मोदी सरकार का। और आज वो केंद्र में है और सब कुछ उनके आंखों के नीचे मतलब बगल में ही उनके घटना हुई है। इसके बावजूद भी सब तरफ से एकदम चुप्पी ऐसी साधी गई है जैसे लग रहा है कि ये बहुत मतलब गोपनीय बात है। जबकि ये तो जब इतनी बड़ी खबर आ चुकी थी, ये क्लियर हो चुका था, तो अब इन लोगों को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हर स्टेप को की जानकारी देते हुए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हम लोग एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता। अब तो हमारा लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हमारा घटता ही जा रहा है। सर यहाँ पर एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि कोलेजियम सिस्टम जो है, या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जज, ये लोग अपने अलग तरह से फैसले लेते हैं। सरकार भी कितना दखल कर सकती है कोलेजियम के साथ? आपको पता है, कई बार कोलेजियम जजों की ट्रांसफर के लिए या जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है, वापस आ जाता है, फिर भेजता है। कितनी खींचतान होती है। ये तो जो दिक्कत है वो कोलेजियम सिस्टम में है सर। सरकार भी क्या करेगी सर? आपको याद होगा 2014 में वो नेशनल जुडिशियल वो अथॉरिटी वाले लाने का जो फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से, उससे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? 3-2 के फैसले से या 4-1 के फैसले से पलट दिया था उसको। पलट तो दिया गया था, पलट दिया गया था। न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट या वहां के जज अपने आप को एक अलग एंटिटी मानकर चलते हैं। वो तो सरकार के फैसलों को पलटने की ताकत रखते हैं, वो तो उस तरह से भी करते हैं कई बार। तो ऐसे में सरकार भी क्या करेगी अगर कोलेजियम ही एडमेंट है कि नहीं उनको ट्रांसफर करना है? मैं और आप जो बात करें सर, पता नहीं कहां मानहानि के दायरे में आ जाए। ये भी तो एग्जैक्टली सवाल है। ये तो देखिए, हम लोग की ये बात जो है वो कभी भी हम लोग की मानहानि के दायरे में आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको अपने ऊपर उंगली उठते देखना बहुत खराब लगता है। मैं आपको बताऊं कि आजकल हमारे यहाँ पर एक वो हो गया है कि जैसे अगर कोई एडवोकेट अपने पर्सनल केस में खड़ा होता है, तो हमारे यही ऑनरेबल जजेस कहते हैं कि वकील हो तो क्या तुम्हारे लिए कोई कानून अलग से हो जाएगा क्या? हम यही सेम वर्डिंग हम कंट्रेरी नहीं कर सकते हैं क्या? एक ऑनरेबल जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, लॉ ऑफ लैंड से ऊपर है क्या? यहाँ उनके तो यही लिए लग रहा है। यहाँ यही लग रहा है। और ये दिखाया, दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, उनके लिए लॉ अलग है और आप सब कीड़े मकोड़े हैं, आप सबके लिए अलग है। और जहां तक आपने बात कही कोलेजियम की, एक वो कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद ही खाए। यहाँ कोलेजियम सिस्टम का यही मतलब है। मैंने एक बार एक अखबार में पढ़ी थी खबर कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो 150 परिवारों से हैं। पता नहीं इस खबर में कितना सच है कितना गलत है, मैं खबर को तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा है, किसी एक प्रतिष्ठित उसने अखबार में ही ये छापा था, अगर ये सच है तो आप समझ लीजिए पिछले 75 सालों में कुल 150 परिवार से ही लोग जज बनते रहे। बिल्कुल, ये सुना, मैंने भी सुना है सर। जी। और अब ये जब बात इसको आएगी ना, तो इसमें देखिए, अब इसमें इस सब के पीछे एक और चीज है जो भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी जड़ है, जिसको हम लोगों ने उठाना शुरू किया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा हमारी सचेगी नहीं। वो ये है कि किथ एंड किड्स, अंकल जजेस सिंड्रोम। आप और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, आपका बेटा आया हाई कोर्ट में वकालत करने के लिए, वो आपके यहाँ नहीं खड़ा हो सकता है, ठीक है, मेरे यहाँ वो खड़ा हो रहा है। मेरा बेटा या बेटी वो आए, आप जज हैं, हमारे यहाँ नहीं खड़ा हो रहा है वो मेरा बेटा बेटी, वो आपके यहाँ खड़े हो रहे हैं। क्या उसको न्यूट्रल फैसले मिलेंगे? ये शंका नहीं क्रिएट कर सकती ये बात। जब अंकल जज है, कोर्ट होल्ड कर रहे हैं, तो वो अंकल जज कितने न्यूट्रल रहेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और यहीं से शुरुआत होती है, फिर वो उनकी वकालत बढ़ने लग जाती है अंकल जज के यहाँ की कोर्ट के लिए। फिर वो अचानक बहुत तेज
हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम्म, और हाई लेवल पे पहुंचने के बाद उनको जजशिप के लिए उनको बड़ा मुफीद वो कैंडिडेट बता दिया जाता है और वो जज बना दिए जाते हैं। यही सब तरीके होते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है, समझ लीजिए। ये पूरे प्रोसीजर को ऐसे फॉलो किया जाता है, और इसीलिए हम लोग का ये अब डिमांड ये होने लग गई है कि भाई देखिए, या तो जजेस जहां पर भी आप देखिए, एक आप ध्यान दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में आपको अपना होम टाउन नहीं मिलता है। हम्म, माना जाता है कि आप वहां पर रह करके न्यूट्रल काम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप बायस्ड होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो जो जहां पर प्रैक्टिस कर रहा है व्यक्ति 20 साल, 15 साल, 20 साल, वहीं पर उसको जज बना दिया जाता है। वो कितने न्यूट्रल होंगे, ये एक शंका क्रिएट करने की बात है ही। इस पे कोई डाउट नहीं है। इससे बिल्कुल, शंका होती ही होती है, और शंका होनी स्वाभाविक भी है। हम और कैसे मान लेंगे? जी, बिल्कुल सही क्या कह कह रहे रहे हैं हैं? आप सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि कोई कैसे मान लेगा कि ऐसे जज जिनके की जानकार लॉयर बन के उनकी अदालत में खड़े हैं, फैसले बिल्कुल निष्पक्ष होंगे सर। लेकिन सर ये सब तो सुनने को मिलता था ना, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष सामने देखने को मिल रहा है कि एक जज के यहाँ से इतने पैसे मिले, जले हुए नोट थे, कटघरे में खड़े हुए, पुलिस को वहां आने नहीं दिया गया, सीबीआई ईडी के वहां पे दखलंदाजी नहीं थी, आगे 3 जजों की कमेटी बनाई गई, वो जांच कर रही है, लेकिन ऐसी जांच कर रही है कि सीलबंद लिफाफा तो सुना था, या तो सीलबंद जांच हो रही है, पता ही नहीं कौन किससे पूछताछ कर रहा है, और ऐसे ही मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक दिन हमको और आपको सुनने को मिलेगा कि उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इससे भरोसा बढ़ेगा नहीं सर, इससे तो भरोसा और ज्यादा पीछे हटेगा, शक और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसको तो दूर करने की जरूरत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही थी सर। उनको ही ट्रांसपेरेंट जांच और टाइम बाउंड जांच की बात करनी चाहिए थी। लेकिन सर आपने फिर भी इतने बेबाक तरीके से इस मुद्दे पर बात की है, और 26 अप्रैल को आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है जिसमें अलग अलग स्टेट से भी लोग आएंगे। तो देखते हैं उस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को क्लीन चिट दिलाने की पूरी तैयारी अंदर खाने हो चुकी है। जो हालात है, परिस्थितियां, वो तो यही दिखाती है। सर आपने, मुझे भी यही लगता है। बिल्कुल, आपको भी यही लगता है ना कि ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर चर्चा की, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, बेबाक तरीके से अपनी बात आपने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैडम।